जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साउसर आर्ट्स कोचिंग संस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 9406555505। मैं लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के सभी चैप्टरों की श्रृंखला, जिसमें मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आप मेरे इन वीडियो को देखते रहें। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे ये वीडियो प्राप्त होते रहें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर राजनीति विज्ञान का 10, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें दो भाग आपके होंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। आज के भाग में हम बात करेंगे मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र मतलब देश, निर्माण मतलब विकास करना, बनाना, चुनौती मतलब प्रॉब्लम, समस्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 200 साल की गुलामी के बाद, तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया गया, इस विषय में हम इस पर बात करेंगे। इस चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे हम। जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी के बाद, तो सबसे पहले हमारे बीच में जो सहमति थी, एक जो थी मुख्य रूप से दो सहमति थी हमारे बीच में, लोकतंत्र और सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी। लोकतंत्र मतलब पूरे देश के अंदर लोकतंत्र कायम करना, क्योंकि उसके पहले हमारे देश के अंदर राजतंत्र था, राजा का शासन था, जिसको हटाकर हमारे देश के अंदर हमें जनता का शासन लाना था। कई जगहों पर ब्रिटिश शासन था, उसको भी हटाना था। दूसरी समय सहमति थी सरकार का स्वरूप कैसा हो, लोक कल्याणकारी हो, जनता की भलाई के काम करने वाला हो, ऐसी हमको व्यवस्था करनी थी। चुनौतियाँ कौन कौन सी थी हमारे सामने? तो चुनौती मुख्य रूप से थी हमारे सामने राष्ट्र निर्माण में। पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण मतलब देश का विकास करना, देश को फिर से बनाना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र, देश के अंदर जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन स्थापित करना। थर्ड चुनौती थी समानता, सभी को समान अधिकार मिले, इस प्रकार का हमको प्रयास करना, ये समानता। ये तीन चुनौतियां हमारे देश के सामने थी जब हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये सब मुख्य रूप से ली गई है नेशन से। नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र, और नेशन जो शब्द है आपका, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो किससे बना है? नेटस से। नेटस का अर्थ होता है जन्म या भ्रूण। देखा जाए तो राष्ट्र शब्द समान जातीय समूह के, सभी जबकि जाति एक हो, सब एक हो, उसको कहा जाता है राष्ट्र। राष्ट्रीयता है नेशनलिटी, किसे कहा जाता है? तो एक स्वतंत्र, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था को राष्ट्रीयता या नेशनलिटी कहा जाता है, राष्ट्र निर्माण कहा जाता है, जिसमें कि पूरा समाज एक जाति में हो, एक न्याय व्यवस्था में हो, सबका एक समान स्वरूप हो, उसे कहा जाता है राष्ट्रीयता। अगला आता है राष्ट्र निर्माण की अवधारणा। राष्ट्र निर्माण जो उदाहरण है, जब हमारे देश का विकास किया जा रहा था, राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें मुख्य रूप से जो अवधारणा थी वो थी राष्ट्र निर्माण की अवधारणा। नेहरू दृष्टिकोण को उसमें अपनाया गया था, नेहरू मॉडल को अपनाया गया था। नेहरू मॉडल क्या था, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नेहरू मॉडल देखा जाए तो मुख्य रूप से नेहरू जो मॉडल था वो सोवियत संघ की विचारधाराओं से प्रभावित था। सोवियत संघ की विचारधारा से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित थे। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम प्रदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता उनका मेन नीति थी। समाजवाद जिसमें कि सभी समाज के लोग सभी समान रहे। धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई भी धर्म छोटा या बड़ा ना, सभी धर्म समान। धर्मनिरपेक्षता, समाज व धर्मनिरपेक्षता की बात वो अधिकतर अपने भाषणों में किया करते थे। अब बात करते नेहरू मॉडल की। धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, जन कल्याण, औद्योगिकरण, विश्व निरपेक्षता। बहुलवाद सभी लोगों को मिलाकर सभी देश बनाना, इसके अलावा जन कल्याण, जनता की भलाई के काम करना, जन कल्याण। अगला था औद्योगिकरण, देश में नए नए उद्योग खोलना, जिससे कि देश विकास की प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। एक विदेश नीति, हमारे देश की जो विदेश नीति थी वो मुख्य रूप से नेहरू जी की जो विचारधारा थी गुट निरपेक्षता से प्रभावित थी। वे गुट निरपेक्षता के बड़े हामी थे, वो गुट निरपेक्षता को अपनाने में अच्छा समझते थे। उस समय आपने बताया था आप लोगों को, विश्व दो गुटों में बट गया था। एक अमेरिका समर्थित सैनिक संगठन सीटो नाटो, दूसरा था सोवियत संघ समर्थित वार्सा पैक्ट। इन दोनों गुटों से दूर रहकर एक नया गुट बना, उसे कहा था गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता के वो हमेशा पक्षधर रहे। अब आता है मुख्य रूप से कि हमारे देश में हम बात करें कि शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी समस्या क्या होती है? शरणार्थी क्या होता है? तो शरणार्थी एक कुछ लोगों का समूह या समुदाय जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है।
शरणार्थी समस्या का कारण किन कारणों से होता है? शरणार्थी समस्या का जन्म दो कारणों से होता है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा जिसमें कि बाढ़, भूकंप, महामारी आ जाए तो उस स्थान से छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला होता है महामारी, इसके अलावा दूसरा होता है मानवकृत आपदा। तो मानवकृत आपदा मतलब कि जो मनुष्य द्वारा खड़ी की जाती है, जैसे कि आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, काम नहीं मिलना और बहुत सी समस्याएं। इसके कारण एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है। मुख्य रूप से भारत में शरणार्थी समस्या का जन्म किन कारणों से हुआ? तो मुख्य रूप से उसका कारण था भारत में भारत विभाजन। अब बात करते हैं भारत विभाजन किन कारणों से हुआ। तो भारत विभाजन के मुख्य रूप से चार कारण हमारे सामने। पहला कारण था मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना। पहला कारण था मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना। मुसलमान जो लोग थे, आजादी के कम से कम आजादी के पहले हम कई सालों से एक साथ रहते चले आ रहे थे, कई हजार सालों से हम एक साथ रहते चले आते हिंदू मुसलमान। लेकिन मुसलमानों ने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया। हिंदुओं ने तो अपने आप को बदल लिया था, पश्चिमी विचार, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया था, तो उनमें तो नए नए विचार आ गए थे। लेकिन मुस्लिमों में कट्टर धार्मिकवादिता बनी हुई थी। केवल उनको अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के अलावा कुछ नहीं दिखता था। इसके कारण उनमें केवल सांप्रदायिकता की भावना थी, जिसके कारण भारत को विभाजन देखना पड़ा, भारत का विभाजन होना पड़ा। दूसरा आता है, मुख्य रूप से बात करें, अंग्रेजों ने मुस्लिमों को बढ़ावा देना। अंग्रेजों ने हमेशा मुसलमानों को बढ़ावा दिया। वो जानते थे जब तक कि देश में फूट डालो, शासन की नीति अपनाएंगे, तभी जाकर हम देश में शासन कर पाएंगे। तो अंग्रेजों को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। अंग्रेजों से मुसलमान कहते थे कि भाई आप और हम तो श्रेष्ठ जाति के हैं और हमारा जन्म हिंदुओं पर शासन करने के लिए हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों के पहले मुस्लिमों का शासन था। इसलिए उनसे इस बात को कहा करते थे और उनको संरक्षण देते चले आ रहे थे। 1869 से ही उनको संरक्षण देने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। 1909 में उन्हें सांप्रदायिकता का और निर्वाचन का इनाम और दे दिया उन्हें, जिससे कि उनमें और कट्टर मुस्लिमता बढ़ती चली जा रही थी। अगला आता है, देखते हैं मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण क्या होता है पहले ही समझिए आप। तुष्टीकरण मतलब कि किसी की हर बात को मान लेना। एक बच्चा रोता है तो हम उसको चॉकलेट पकड़ा देते हैं, वो खुश हो जाता है। दूसरी बार होता है उसको बिस्कुट चॉकलेट का पूरा पैकेट पकड़ा देते हैं। तीसरी बार होता है कि मुझे तो ये चाहिए, मतलब कि उसकी हर बात को मानने लग जाते हैं और एक दिन वो जिद्दी हो जाता है। मतलब किसी की हर बात को मानते जाना ही क्या कहलाता है? तुष्टीकरण कहलाता है। तो कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग अपनी जायज नाजायज कोई भी मांगे लेके आ जाया करती थी और कांग्रेस उन बातों को मान लिया करती थी। इसे कहा गया था तुष्टीकरण की नीति, जिसके कारण एक दिन मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात करती कि हमें तो भाई भारत का अलग ही चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। इसके कारण भारत विभाजन करना पड़ा। अगला आता है मुस्लिम लीग को सदस्यों को शामिल करना। अंतिम जो सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करना। जब हमारे देश में अंतरिम सरकार गठन हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों को हमारे देश में हमारी सरकार में शामिल किया गया था। जब देश के अंदर जगह जगह दंगे फसाद होने लगे तो हमने जो फैसले लिए उन फैसलों में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने रोड़े अटकाए, जिसके कारण कि हम दंगे फसाद रोकने में असफल रहे। दंगे फसाद असफल रहे तो दंगे तेज भड़के, जिसके कारण हमको भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन का एक और मुख्य कारण था कि उस समय देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं बन गई थी मुस्लिमों में। एक मुस्लिम थे राष्ट्रवादी और दूसरे थे सांप्रदायिकवादी। राष्ट्रवादी जो कि हम मोहम्मद अली, राष्ट्रवादी जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में थे। वे कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान हमारा वतन है, अहले वतन है, हमको यही गाड़ दो, हमें यही मार दो, ये छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरे थे मोहम्मद जिन्ना के समर्थक जो कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो एक हमारा अलग राष्ट्र चाहिए। तो दो विचारधाराओं ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए, एक भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण हमारे शरणार्थी समस्या का जन्म हुआ। अब शरणार्थी समस्या किसका स्वरूप क्या था? तो शरणार्थी समस्या का स्वरूप यह था कि कई लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। क्या कारण था इसका? कि पाकिस्तान में दंगे फसाद होने लगे थे, इधर भारत में दंगे फसाद होने लगे थे। इस कारण से पाकिस्तान से गैर मुस्लिमों ने छोड़ना अच्छा समझा, तो अपनी चल अचल संपत्ति 50,000 लाख रुपए की चल संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान में हमारे देश में आए। और हमारे देश से हम बात करें भारत से 10,000 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़कर मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए। देखा जाए आगे तो मुस्लिम अब ये प्रभाव क्या पड़ा, इसका क्या परिणाम निकला इसका? तो शरणार्थी समस्या का क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव पड़ा? तो संपत्ति की क्षतिपूर्ति की समस्या।
जो संपत्ति छोड़ के आए थे, जो छोड़कर गए थे, उनकी क्षतिपूर्ति की एक समस्या थी। क्षतिपूर्ति मतलब मुआवजा देना, उनको क्या दिया जाए उसके बदले, तो एक बड़ी समस्या थी जिसका दोनों देशों ने देने का वादा किया था। दूसरा आता है पुनर्वास की समस्या। जब लाखों की संख्या में हमारे देश में मुस्लिम लोग आए, गैर मुस्लिम लोग आए, जिसमें कि हिंदू, ईसाई, सिख लोग आए, तो उनको यहाँ बसाने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनको रोजगार देना, उनको बेरोजगारी दूर करना। वो आए तो उन्हें सबसे पहले जो तराई क्षेत्र थे उनमें आकर बसे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के क्षेत्रों में आके बसे। इसके अलावा उनको रोजगार देना, उनको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। पर लेडी माउंटबेटन और भारत सरकार के प्रयास ने इसको सफल बनाया था, इसमें हम सफल हुए थे। अगला आता है नेहरू लियाकत समझौता 1950। नेहरू लियाकत 1950 क्या था, तो नेहरू और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ था कि अब विभाजन के बाद जो बात हो चुकी है, जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर रक्षा की जाएगी, उनके जान माल की रक्षा की जाएगी। इसे कहा गया था नेहरू लियाकत समझौता, कि उनके पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अगला आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा? क्वेश्चन ये आता है कई बार। भाई जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश के अंदर मैंने बताया कि 600 छोटी बड़ी देशी रियासत थी। इनको मिलाना, एकीकरण करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका काम मुख्य रूप से सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक परिश्रम प्रयास से इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम इतना बड़ा हिंदुस्तान देख रहे हैं, राजनीतिक भौगोलिक देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही जो हम इतने बड़े भारत में आज सांस ले रहे हैं। जिस प्रकार से इटली में मेजनी ने एकीकरण का काम किया था और जर्मनी में बिस्मार्क ने काम किया था जर्मनी के एकीकरण का, उसी प्रकार का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क इस कारण से कहा जाता है, मैं बताना चाहूंगा जब देश का एकीकरण किया गया था तो उस समय भारत सरकार ने 2 एग्रीमेंट तैयार किए थे। एक एग्रीमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे एग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें कहा गया था कि आप केवल प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, यातायात और संचार के साधन हमको दे दीजिए और भारत संघ में मिला दीजिए। तो कोई भी देशी राजा प्रतिरक्षा, वैदेशिक यातायात, संचार के दे सौंप कर अपने आप को भारतीय संघ में मिला सकता था। दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसमें कोई भी राजा महाराजा इस पर साइन करके भारत में अपने आप को मिला सकता था, जिसमें जैसी स्थिति उसके अंग्रेजों को टाइम थी ऐसी स्थिति उसके बीच में अब रहेगी। अगला आता है समस्या, जब हमारे देश का एकीकरण किया जा रहा था उस समय बहुत बड़ी 2 बड़ी समस्याएं थी। एक समस्या थी हमारे सामने जो मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा था भोपाल जैसे नवाब। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुख्य रूप से सांप्रदायिक, ने बताया आपको, सांप्रदायिक नेता था। वो किसी भी हालत में पाकिस्तान का राष्ट्रपिता था, वो किसी भी हालत में भारत के जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, उनको साम दाम दंड भेद रुपये लालच देके अपने ओर मिलाने का प्रयास कर रहा। तो जिन्ना ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी। दूसरे थे भोपाल जैसे नवाब जो कि चारों ओर भारतीय भूभाग से घिरे हुए थे, बीच में थे भारत में, लेकिन अपना रिश्ता पाकिस्तान से कायम रखकर अपना एक अलग राज कायम करना चाहते थे। तो इन समस्याओं को भी दूर किया गया। मुख्य रूप से समस्या जो हमारे सामने है वो थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल और मणिपुर। ये समस्या हमारे सामने थी, इन समस्याओं को हल किया गया। हैदराबाद की समस्या किस प्रकार से हल की गई बताना चाहूंगा संक्षेप में आपको। हैदराबाद देश की सबसे बड़ी देशी रियासत जो चारों ओर भारतीय भूभाग से घिरी थी। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की थी और अल्पसंख्यक में कौन थे? मुसलमान। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे और सबसे कम थे वहाँ पे मुसलमान। यहाँ का जो नवाब था वो कौन था? मुसलमान, जिसका नाम था उस्मान अली खान। वह ना तो हिंदुस्तान ना पाकिस्तान दोनों में से किसी में मिलने का इच्छुक नहीं था। वो एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र कायम करना चाहता था और उसके जो रजाकार थे, जो उसके दीवान थे, वे भारत पर, वे दिल्ली पर लाल पीताशाही झंडा लहराने की बात करते थे कि हम एक न एक दिन हमारे राजा का झंडा वहाँ लहरा देंगे। देखा जाए तो इसको देखते हुए वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने रजाकारों को और वहाँ के मंत्रियों को खूब छूट दे दी, जिससे कारण वो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। हिंदुओं की जनता से जनता भागकर भारत में आने लगी, जिससे कि भारत में शरणार्थियों की समस्या और बढ़ गई। इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या भारत सरकार ने वहाँ पर एक पुलिस कार्रवाई करने का विचार किया और मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में 13 सितंबर सन 1948 को मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में एक सेना वहां पर भेजी और
मात्र 5 दिन के अंदर वहाँ शांति स्थापित कर दी गई। जैसे ही वहाँ सेना ने प्रवेश किया, वहाँ पे ढोल नगाड़ों आतिशबाजियों के माध्यम से वहाँ के लोगों ने वहाँ स्वागत किया और मात्र 5 दिन के अंदर वहाँ शांति स्थापित कर दी गई। वहाँ के रजाकार हुए, एल एंड्रूज सेनापति थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर मुख्य रूप से हैदराबाद का विलय हमारे देश में कब हुआ, बताना चाहूँगा आपको 18 सितंबर 1948 में। इस प्रकार से हमारे देश में विलय हुआ। हम बताना चाहेंगे जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ की समस्या लगभग भी ऐसी थी। जूनागढ़ चारों ओर भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित थी। यहाँ का राजा जो था वो मुस्लिम था और यहाँ की प्रजा बहुत ज़्यादा हिंदू थी। यहाँ का राजा भारत में ना मिलते हुए पाकिस्तान में मिलना चाहता था, और पाकिस्तान से उसने गुप्त समझौता कर लिया था। जब ये जानकारी वहाँ की जनता को लगी तो वहाँ की जनता ने विद्रोह खड़ा कर दिया और हथियार लेकर वहाँ चल दिए। हथियार लेकर दौड़ पड़े वहाँ पर, उन्होंने हमला कर दिया, जिससे कारण कि वहाँ अफरा तफरी मच गई, वहाँ समस्या खड़ी हो गई, गृह युद्ध जैसी स्थिति पहुँच गई। वहाँ की स्थिति को खराब देखते हुए वहाँ का जो नवाब था, जो राजा था, वो भागकर पाकिस्तान पहुँच गए। वहाँ के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत सरकार को आमंत्रित किया गया। भारत सरकार के सैनिक वहाँ पहुँचे, वहाँ शांति स्थापित की और वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया। इस प्रकार से 20 जनवरी 1950 को जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। अगला आता है कश्मीर समस्या और मणिपुर। मणिपुर की बात भी करते हैं। मणिपुर में यही स्थिति थी। मणिपुर में के राजा को कहा कि भाई आप परेशान ना हो, टेंशन ना ले, केवल आप हमें केवल क्या दे दें, प्रतिरक्षा, विदेशी यातायात, संचार दे दें, बाकी आप राज कायम करते रहे। और मणिपुर का विलय भी हमारे कर दिया है। अगला चैप्टर मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको निरंतर ये वीडियो प्राप्त होते रहे। जय हिंद, जय माँ भारती।